सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी मेंस 2022 के जीएस पेपर फेस्ट की। और आज का पेपर भी बहुत शानदार आया है। यूपीएससी हमेशा चौंका देती है चीज़ों को लेकर कि कैसे उनका एक पैटर्न होता है, हमेशा उस पैटर्न को फॉलो नहीं करती है, अलग से पैटर्न देखने को मिलता है। और आज वाले पेपर को भी एनालिसिस करने पर आपको पता लगेगा कि यहाँ पे काफ़ी बदलाव किए गए हैं। और मैं हमेशा से आप लोगों को कहता हूँ कि एनसीईआरटी किताबें आपका बहुत ज़्यादा मतलब आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगी। और वही हुआ है कि मैं पेपर को जब देख रहा था तो इसमें एनसीईआरटी किताबों का बड़ा रोल नज़र आ रहा है। तो हम चर्चा करेंगे कहाँ से ये पेपर आया है, किन रिसोर्सेज को आपको फॉलो करना चाहिए, किस टाइप का मतलब आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए, कैसे इनके मॉडल आंसर हम तैयार कर सकते हैं। बढ़िया से पहले आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल पर आप यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ऑन करना, ताकि समय-समय पर जो भी मैं अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ, आपको समय पे मिल पाए। और साथ में मुझे 3 बार आईईएस इंटरव्यू देने का अनुभव, यानी मेंस के एग्जाम में मेरा एक अच्छा खासा अनुभव है। मैंने इसके लिए बहुत शानदार वीडियो लेसन तैयार कर दिए हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएँगे। और जीएस फेस्ट का जहाँ तक मेरा अनुभव है, तो मुझे सौभाग्य से इस पेपर में एक बार 116 मार्क्स मिल चुके हैं, वो भी हिंदी माध्यम में। तो 116 मार्क्स जब आ सकते हैं तो आप लोगों के भी आ सकते हैं, मेरे भी दोबारा आ सकते हैं, ठीक है। हालाँकि अन्य टाइम में देखा गया था कि 90 के आसपास जीएस फेस्ट में स्कोर आया, लेकिन एक बार मुझे 116 प्राप्त हो चुके हैं, तो मैं इसमें अपना अनुभव बताना चाहूँगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं कि स्पष्ट कीजिए कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। देखो, जब भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट लेते हो, तो आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? जैसे मैं जानता हूँ, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो आर्ट एंड कल्चर कभी पढ़ते नहीं है या बहुत कम पढ़ते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ कि आर्ट एंड कल्चर हम प्री के लिए पढ़ते हैं, मेंस के लिए बहुत कम पढ़ते हैं। तो थोड़ा-सा आप ऐसा कर सकते हो कि जब प्री के लिए पढ़ते हो, तो मेंस का भी कुछ ऐसा देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। हर साल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें, तो जैसे इसमें स्पष्ट करना है, क्या कह रहा है? मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्तिकला। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मध्यकालीन भारतीय मूर्तिकला कौन-कौन से हैं। कुछ भी आपने प्री के दौरान पढ़ा हो, जैसे आपने माउंट आबू के जैन मंदिर देखे हैं, या उनकी मूर्तिकला देखी है, या खजुराहो के याद हो आपको, या साउथ इंडिया में कहीं भी जैसे चोल है, कुछ भी याद हो आपको किन्हीं मंदिरों को लेकर, तो आप बता सकते हो। आपको उनका समय काल आदि पता हो तो इनको बताया जा सकता है। और उस दौर के सामाजिक जीवन, ये बात सत्य है। इसमें 2 आयाम है। इस क्वेश्चन के 2 आयाम हैं कि एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय जो मंदिर है, मूर्तिकला कौन-सी उस दौर की मूर्तिकला का एग्ज़ाम्पल आपके पास होना चाहिए, और वहाँ का किस प्रकार सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। चाहो तो आप खजुराहो का भी एग्ज़ाम्पल देके बता सकते हो कि खजुराहो पर किस प्रकार सामाजिक जीवन के दृश्य को दिखाया गया है, वो बता सकते हो। और भी बहुत सारे आपके पास एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं। चाहे आप अपने आस-पास के एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, जैसे विशेषकर आपने ये पढ़ा होगा कि कैसे पहाड़ी कला उस समय विकसित हुई थी, वहाँ पे भी जैसे आप कुल्लू वगैरह इनका जो मूर्तिकला उनका एग्ज़ाम्पल दे सकते हो। ठीक है। और अभी स्पेसिफ़िक तो मैं मेरे पास उतना इसमें खुद के पास भी इतने अच्छे एग्ज़ाम्पल है नहीं, क्योंकि इनका फिर देखेंगे मॉडल आंसर बनाना होगा इसमें, तो आपको ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी मतलब ये होता है रियल एग्ज़ाम में, जैसे क्वेश्चन आया तो फिर इसको हैंडल करना होता है। ये बाउंसर की तरह होता है कभी-कभी कि आपने ये प्रिपेयर नहीं किया, आ गया, लेकिन उसको हैंडल करना पड़ता है। चाहो तो फिर उसमें एक अच्छे से इंडिया का मैप बना के उसमें कुछ न कुछ दिखाना होगा। क्योंकि 2016 की एग्ज़ाम जब मैं एक बार दे रहा था मेंस की, ऐसे ही क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के 2 मेरे आए थे। 2 क्वेश्चन आए थे, मुझे नहीं आ रहे थे वो, तो मैंने ऐसे ही किया था कि अच्छे से उसमें जो भी मैं कर सकता था, उसमें जो भी मेरे पास एग्ज़ाम्पल थे करके एक अच्छा सा इंडिया के मैप बना के किया। और उसी साल बता रहा हूँ 116 मार्क्स आए थे उस साल। तो हमें खाली नहीं छोड़ना है, मतलब ऐसे नहीं जाने देना है। और मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ कि जैसे एक्चुअल में क्या होता है, यूट्यूब पे अभी 2-4 घंटे में तो सब लोग मॉडल आंसर लेके आ जाएँगे, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं होता। हमारा उद्देश्य क्या होगा कि पेपर क्या है उसका हम एनालिसिस करेंगे, कहाँ से हम प्रिपेयर कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। और यहाँ पे ये बताना बिल्कुल नहीं है कि मैं अच्छा इस क्वेश्चन को मैं ऐसे करता, मॉडल आंसर ये होता, वो हमारा ऐसा नहीं है। हम केवल इसको ट्रेंड को देख रहे हैं कि यूपीएससी का ट्रेंड क्या है, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन जो है, जैसे आर्ट एंड कल्चर का हम क्वेश्चन देखें, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्ट एंड कल्चर कल्चर के कितने क्वेश्चन आए। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे 10 मार्क्स का आ चुका है, तो आर्ट एंड कल्चर हम छोड़ नहीं सकते, कई बार छोड़ के चले जाते हैं बच्चे, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन है, ये आधुनिक भारत का है कि अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही? आप ये जानते हो कि अंग्रेजों की पॉलिसी आप देखो कि अंग्रेज भारत में क्यों जीत रहे थे, और वो भी बड़े-बड़े राजाओं के सामने, जबकि उनकी सेना बहुत बड़ी-बड़ी थी। शायद ये क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है ना? एक बार देख लेते हैं दोबारा से कि इंग्लिश में भी क्या कहना चाहता है। हिंदी में थोड़ा-सा अटपटा होता है, अनुवाद जो होता है ना कभी-कभी बिखरा रहता है, समझ में नहीं आता है। ठीक है। और इंग्लिश में हम देखें तो वही बात कह रहा है कि जो भारतीय सेना, हाँ, ठीक है।
हाँ, ये कहना चाहता है कि भारतीय जो शासक थे बड़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो अंग्रेज़ है वो क्यों उनके सामने जीते? तो आप इनमें आप बता सकते हो, ये आपकी रेंज में कि जैसे एक तो ये बता सकते हो कि भारत के राजा जो है आपस में उनमें कोई एकता नहीं थी, आपस में लड़ रहे थे। अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी उनको आपस में लड़ाना, फूट डालो राज करो की पॉलिसी थी। इसके अलावा अंग्रेज़ों की क्या थी? उनकी जो आप ये देखो ना उनकी सेना की कमांड कैसे थी? उनका प्रशासन कैसा था? मतलब किस प्रकार उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। जैसे हमारे पास भी हथियार थे लेकिन जो आधुनिक हथियार बेटर जो हथियार थे उनके पास में थे। उनकी जो कमांड है, जो भी उनकी हायरार्की है सेना को लेकर, कई सारी चीज़ें इसमें आप बता सकते हो और ये आधुनिक भारत का है। और आप जो भी पढ़ते हो जैसे एनसीईआरटी पढ़ते हो या स्पेक्ट्रम पढ़ते हो तो उनसे आपकी रेंज में ये क्वेश्चन बन सकता है। उसमें ये नहीं होता कि ये उस क्वेश्चन से उस बुक से क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आया है। आप लेकिन आपके पास जो आइडिया होते हैं उन्हीं को आपको लिखना होता है। क्योंकि कभी ऐसा नहीं आएगा सपाट क्वेश्चन या कभी भी ऐसा यूपीएससी नहीं पूछेगा कि आपको एज़ इट इज़ वहाँ से कुछ मिलने वाला है। तो आपको आगे-पीछे की चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए। इसके अलावा जैसे तीसरा क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के अ, मध्य में क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिली? ठीक है, ये आपको देखना है। ये बता रहा है 18वीं शताब्दी के मध्य से ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 18वीं शताब्दी का जो मध्य है और इसमें ये भी लिखा है कि औपनिवेशिक भारत की इसका मतलब अंग्रेज़ जो थे हमारे यहाँ मिड 18th सेंचुरी की बात कर रहा है यानी 1750 के आसपास की बात कर रहा है ये। ठीक है, 1750 के बाद में ये कह रहा है कि औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिली? तो ये आप ये देख सकते हो और वो भी देखो इसमें टर्म क्या है, ये आपको सही से थोड़ा समझना पड़ेगा जब क्वेश्चन तोड़ते हैं। जैसे रियल टाइम में अभी मैं ये क्वेश्चन लिख रहा होता, मेरे सामने आया पहली बार तो मैं क्या करता, मैं सबसे पहले इसको देखता कि औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी, तो ये कौन-सी है मतलब इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि हम मान सकते हैं 1750 के आसपास की घटना है, उसके बाद की घटना बता रहे हैं कि इसमें ज़्यादा काल क्यों पड़े, अचानक इसमें वृद्धि देखने को क्यों मिली? इसमें हमें कारण बताना है, कारण बताने हैं। तो आप ये देखो 1750 के बाद में जैसे आप धीरे-धीरे अंग्रेज़ों ने क्या किया मतलब जो हमारे विशेषकर बंगाल से उन्होंने शुरू किया कि राजस्व जो मामले थे या उनका अधिकार होने लगा था एक तरह से और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये अकाल ऐसे थे जिसमें अंग्रेज़ों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि कैसे मैनेज करेंगे। अंग्रेज़ों ने केवल जो भी है मतलब जो लगान वसूलना जारी रखा। उनकी पॉलिसी ऐसी रही कि मतलब उनको अपने मुनाफ़े से मतलब था और भारतीय राजा भी इस क्षेत्र में दिशा में कोई अच्छे प्रयास कर नहीं रहे थे। एक तरह से आप ये देख सकते हो कि जो एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, वो भी नहीं हो रहा था। केवल वसूली का काम चल रहा था कि किसानों को लूटना है, निवेश कुछ भी नहीं करना। ना कोई इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, ना कोई इनपुट कुछ भी खाद बीज को लेकर ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। तो इसमें आप इसमें ये भी बता सकते हो कि इसमें कई कारण थे। इसके अलावा जो भी और भी जो हो सकता है कोई भौगोलिक या मौसम से जुड़े हुए कारण हो सकते हैं इसमें जो अभी मुझे ध्यान में नहीं है। इन पर देखेंगे हम रिसर्च करेंगे बाद में। लेकिन एज़ इट इज़ आपको रियल टाइम में एग्ज़ाम में लिखना हो तो आपके पास ऐसे आइडिया आ सकते हैं कि आप जैसे अभी हम सोच पा रहे हैं कि हाँ, ऐसा हुआ होगा। तो इसमें आप बता सकते हो विशेषकर ऐसा कहते भी हैं कि ये ऐसा कहते हैं कि ये अकाल यदि सही से मैनेज करते हैं इनको तो अकाल नहीं होते। क्योंकि आप जानते हो कि उनके पास जैसे बफर स्टॉक की इनकी बात करें, हो सकता था यदि वो मैनेज करते हैं, लेकिन वो ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाह रहे थे, आप जानते हो। उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि उनका राजस्व कैसे बढ़े, उनके जो इंटरेस्ट है, वो कैसे पूरे हों। या आप ये भी देख रहे थे कि खाद्यान्न फसलों की तुलना में उन्होंने क्या किया था, जैसे नील को बोना या जो भी और फसलें हो सकती हैं, जैसे गन्ना वाणिज्यिक जो फसलें हैं, कपास की खेती की उनको चाहिए, उनको कच्चा माल चाहिए अपने जो देश है ब्रिटेन के लिए। तो आप ये भी बता सकते हो, आपके पास अलग-अलग आइडियाज़ आने लग जाएँगे, जब आप थोड़ा सोचोगे ना, जैसे अभी मैं आपके सामने सोच रहा हूँ, रियल टाइम में आपके सामने सोच रहा हूँ, तो अभी धीरे-धीरे कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं कि हम कई चीज़ों को बता सकते हैं कि मैनेजमेंट की समस्या थी या मतलब शोषण की समस्याएँ या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, खेती में कोई निवेश नहीं था, वाणिज्यिक फसलों पर ज़्यादा जोर दे रहे थे। जो भारतीय राजा थे, उनके पास भी ऐसा कुछ बचा नहीं था बाद में या वो भी इतना नहीं सोच पा रहे थे आम जनता के बारे में या उसमें बफर स्टॉक वगैरह, ये ऐसी चीज़ें आप इसमें थोड़ा बहुत बता सकते हो, जो आज आधुनिक समय में है। आज आधुनिक समय में अकाल पड़ता भी है तो वो अकाल से मतलब संकट कम आते हैं या आम जनता उससे कम ग्रसित होती है, आप जानते हो। तो ये बता सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, इस बार ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि एनसीईआरटी बेस्ड ज़्यादा आ रहे हैं, तो इनका बड़ा रोल होता है। और यदि आप एनसीईआरटी किताबें सही ढंग से पढ़ते हो, न्यू एस्पिरेंट विशेषकर ध्यान में रखना, ये जितने भी वाले क्वेश्चन ऊपर हमने देखे हैं, ये एनसीईआरटी किताबों से कवर हो सकते हैं। इनके लिए कोई मोटी-मोटी किताबें या कोई कोचिंग के बड़े नोट्सों की आवश्यकता नहीं है। मेरा एक अच्छा खासा अनुभव इनको लेकर जैसे ये जितने भी क्वेश्चन अब तक देखते हैं, मेरे हिसाब से 50 से 70% आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो। तो एनसीईआरटी को सबसे बड़ा अपना बेस बनाओ, हथियार बनाओ और बार-बार रिवीजन करो, 5 से 10 बार रिवीजन करो। यहाँ से बहुत अच्छा काम बन जाएगा आपका प्री को लेकर और मेंस को लेकर, ठीक है? और आगे जैसे क्वेश्चन है कि प्राथमिक चट्टानों की विशेषता और प्रकारों का वर्णन करना है। अब देखो, चट्टानें सब जानते हैं कि चट्टानें 3 प्रकार की होती है, जैसे आग्नेय चट्टानें होती है,
कायंत्रित होती है या अवसादी होती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है प्राथमिक चट्टानों के बारे में। तो आपको पता है कि आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी बोलते हैं। तो प्राथमिक चट्टानों की विशेषता क्या होती है कि वो किससे बनती है? लावा से बनती है, मैग्मा से बनती है। उस उनके अंदर जीवाश्म नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें फॉर्मेशन में जीवाश्म होता ही नहीं है वहाँ पे, और उनके अंदर अच्छे खनिज होते हैं। मतलब जब आप ये कह सकते हो आज जितना भी अपना जो धात्विक खनिज है वो आग्नेय चट्टानों से ही बना है। और वर्तमान में भी जो ज्वालामुखी वगैरह मैग्मा जो निकलता है प्राथमिक चट्टानें ही वहाँ होती है। ठीक है, तो इनकी विशेषताएँ आप बतानी चाहिए आपको, और इसके अलावा इनके प्रकारों का वर्णन करें। तो प्रकार जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है तो इसमें जैसे ग्रेनाइट वगैरह इनके बारे में पूछा जा रहा है। मुझे एज़िटीज़ इनके बारे में प्रकार के बारे में नहीं पता, लेकिन एक जो आइडिया लग रहा है, ठीक है, वो ये लग रहा है कि ये ग्रेनाइट, नीस वगैरह उनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। ये प्रैक्टिकल वाला है और न्यूज़पेपर वाला क्वेश्चन है कि जैसे ये तो पहला वाला जो 4th क्वेश्चन था, प्राथमिक चट्टान वाला, आपके एनसीईआरटी से आराम से कवर हो जाएगा। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यदि आप न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ते हो, जैसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतावनियों के लिए निर्धारित रंग संकेत के अर्थ की चर्चा कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है, अलग-अलग मतलब आपदा को लेकर ऐसा क्वेश्चन आया है, तो इसके लिए आप पहले से तैयार रहो। यदि आप ट्रेंड देखते हो यूपीएससी का, तो यूपीएससी अपने ट्रेंड को ज़्यादा चेंज नहीं करती है, ठीक है? लेकिन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको सही ढंग से करंट अफेयर को ही देखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आप इस प्रकार देख सकते हो इसमें। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दक्कन दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप का थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करते तो हम सबसे पहले बताते हैं दक्कन ट्रैप कहाँ-कहाँ फैला हुआ है, उसको आप बताते। ठीक, फिर ये कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन संभावना, अब दक्कन ट्रैप की संभावना कहाँ-कहाँ है? जैसे हम यदि इंडिया का मैप देखें, दक्कन ट्रैप को थोड़ा बनाने की कोशिश करें, और दक्कन ट्रैप कैसा बना था थोड़ा बहुत ये भी बता सकते हो कि जब भारतीय प्लेट रीयूनियन हॉटस्पॉट से गुजर रही थी, हिंद महासागर से होते हुए, उस समय जो ज्वालामुखी और लावा जो बेसाल्ट है, वो भारतीय मुख्य भूमि पर फैला था, दक्कन ट्रैप फैला था। तो दक्कन ट्रैप में क्या-क्या संसाधन हो सकते हैं? एक तो मिनरल्स क्या हो सकते हैं? क्या उनकी संभावना हो सकती है? एक जो मुझे सबसे बड़ा नज़र आ रहा है दक्कन ट्रैप का, कि काली मिट्टी। काली मिट्टी भी तो एक संसाधन है, ठीक है? काली मिट्टी संसाधन है, काली मिट्टी में सबसे अच्छा क्या होता है? कपास होता है, मूँगफली होती है, ठीक है? मूँगफली होती है, तो ये एक संसाधन नज़र आ रहा है मुझे, ये बता सकते हो। और बाकी मिनरल वगैरह आप यहाँ पे इनके बारे में जानते हो, या दक्कन ट्रिप से हम ये भी जान सकते हैं कि वहाँ की चट्टानें कैसी है। चट्टानों की वजह से मतलब वहाँ का कैसे मतलब जो धरातल है, वहाँ पे हो सकता है चट्टानों के अलावा अच्छे कोई मिनरल हो, वो आप इसमें बता सकते हो, ठीक है? तो कुछ ना कुछ तो लिखना ही होता है। अब जब जैसे मेरे पास अभी आइडिया ये आ रहा था कि अच्छा इसको ऐसे लिख सकता था मैं, बाकी और भी संभावना हो सकती है जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन देखो करंट अफेयर का है कि भारत में पवन ऊर्जा की संभावना का परीक्षण कीजिए। कहाँ-कहाँ पवन ऊर्जा की संभावना है? आजकल तो काफ़ी हो रहा है। पवन ऊर्जा को लेकर कई बार आर्टिकल आते हैं इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू में, आप थोड़ा बहुत वहाँ से डाटा रखते हो तो। और संभावना की यदि परीक्षण करें तो भारत में काफ़ी संभावना है। तो अच्छे एग्जाम्पल भी होने चाहिए कहाँ-कहाँ संभावना है। जैसे आप इंडिया के मैप बना के, जैसे इंडिया का मैप बना के उसमें दिखा पाओ, तो राजस्थान में काफ़ी पवन ऊर्जा के लगाए गए हैं। ठीक है, हमारे सीकर की बात करें तो यहाँ पे भी पवन ऊर्जा के यहाँ पे एक पहाड़ है, हर्ष पहाड़, उस पे लगाया गया है। और जैसे इसमें विशेषकर तमिलनाडु के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, शायद पवन ऊर्जा में अग्रणी तमिलनाडु ही हो है। इसके अलावा भी इसमें संभावना की परीक्षण करें तो आप ये बता सकते हो, जैसे आजकल नहरें हैं, नहरों पर क्या हो रहा है, ऐसे प्लांट लगाने की बात चल रही है, बंजर भूमि उन पर बात चल रही है, फ्लोटिंग जैसे तटीय जो क्षेत्र है हमारा, तटों पर क्या कर रहे हैं, फ्लोटिंग मतलब जो विंड है इनके लगाने की संभावना जारी है, और ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। तो आपके पास ये तो ओपन वाला क्वेश्चन है, आराम से इसको आप कर सकते हो कि संभावना का परीक्षण करना है तो हम संभावना बता रहे हैं कि कहाँ-कहाँ इसकी संभावना है, ठीक है? और इसके अलावा उनके सीमित क्षेत्रीय विस्तार के कारणों, अब मतलब उनके कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, चाहे उसमें आप ये भी बता सकते हो भूमि अधिग्रहण के मामले भी आएँगे, पर्यावरण के इश्यूज़ भी आएँगे, या मतलब अलग-अलग राज्यों को लेकर भी अलग-अलग जो पॉलिसी है, या मतलब कई चीज़ें इसमें आ सकती है, वो बता सकते हो। एक अच्छा हमेशा ध्यान रखना जब भी आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो इनमें ज्योग्राफी के हिसाब से जो मैप और डायग्राम हो सकते हैं ना, वो ज़रूर बनाना। जैसे एक इंडिया का मैप आपको लगता है कि इंडिया का मैप तो बनाना ही बनाना है, वो तो ज़रूरी है। जैसे दक्कन ट्रैप वाले में भी इंडिया का मैप बन सकता है, पवन ऊर्जा वाले में बन सकता है। इसके अलावा आगे सोशियोलॉजी वाले क्वेश्चन है। अब देखो सोशियोलॉजी वाले क्वेश्चन में बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, जबकि सोशियोलॉजी का एक ट्रेंड ये आ रहा है कि आजकल अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और आसान वाले नहीं आ रहे हैं। उनमें थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा एनालिसिस करना चाहिए। जैसे हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी पढ़ते हैं, लेकिन सोशियोलॉजी को हम इग्नोर करते हैं और उसका खामियाज़ा भुगतना पड़ता है। जैसे मैं अपना अनुभव बताऊँ तो अधिकांश एस्पिरेंट के जीएस टेस्ट में 80-90 स्कोर क्यों आ रहा है? उनके 110, 120, 130 क्यों नहीं आ रहा है? उसकी वजह सोशियोलॉजी, यानी इसको इग्नोर करना। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, और इस बार हम अपने यूट्यूब पर पढ़ेंगे सोशियोलॉजी, हम जम के पढ़ने वाले हैं इस बार, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि इसमें मुझे भी बहुत ज़्यादा सुधार करने की संभावना है। एक बार 100 साल आ गए, लेकिन उसके बाद में क्यों नहीं आई? उसकी वजह ये है कि सोशियोलॉजी को इग्नोर किया गया था। ठीक है।
इस पर देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है कि पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन और मूल्यांकन करना है। अब जब मूल्यांकन और छानबीन करनी है तो दोनों पक्ष बताने हैं आपको। दोनों पक्ष कैसे बताने हैं कि जैसे वर्क फ्रॉम होम में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव आप ले सकते हो। जैसे कुछ नेगेटिव हम देखना चाहें तो जैसे महिलाओं की बात करें हम, तो महिलाओं पर दोहरी ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कोई जैसे कामकाजी महिला है, ठीक है? वो पहले अपने ऑफ़िस जाती थी, अपना कार्य करती थी जाके, लेकिन जैसे लॉकडाउन लगा तो जो उनका ऑफ़िस का वर्क है, जो भी जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उनका काम हो गया प्लस घर का काम और उन पे आ गया। तो एक पॉइंट ये बता सकते हैं कि उन पर काम का वर्कलोड जो है ज़्यादा बढ़ा है। दूसरा हम ये भी देख रहे हैं, डाटा देख के बता सकते हो आप, एनसीआरबी के डाटा देख के बता सकते हो कि मतलब घरेलू जो झगड़े हैं या जो भी एक कह सकते हो कि महिला हिंसा इनमें वृद्धि देखी गई थी किस दौरान, विशेषकर लॉकडाउन के दौरान, वर्क फ्रॉम होम के दौरान। तो ये आप बता सकते हो। आपके पास देखो नए-नए आइडिया आने लग जाएँगे जब आप इनके बारे में सोचोगे ना, और पॉजिटिव में आप ये लिखोगे कि हाँ, मतलब महिला और पुरुष दोनों मतलब ज़िम्मेदारी बाँट रहे थे अपनी, ज़िम्मेदारी बाँट के भी कार्य कर रहे थे। और एक ये फ़ायदा है कि वर्क फ्रॉम होम से विशेषकर आप ये कह सकते हो महिलाओं को फ़ायदा भी हुआ था कि उनको थोड़ा-सा टाइम मिल गया अपने लिए, खुद के लिए समय निकालने के लिए, क्योंकि जो पुरुष है वो घर पे वो उसका हाथ बटा रहा है। तो आप समझ रहे हो ना कि दोनों पक्ष आपको करने हैं इसमें। और कुछ डाटा जैसे एनसीआरबी के डाटा या कुछ पॉजिटिव डाटा हैप्पीनेस इंडेक्स के हो कि ऐसा भी हुआ है कि पॉजिटिव चीज़ें निकल के आई है, वो भी आप बता सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पारिवारिक संबंधों पर। आप इसमें बुजुर्गों भी शामिल करना कि बुजुर्गों की देखभाल भी इसमें अच्छी हो पाई है। क्योंकि एक एक दृष्टिकोण आप देखते हो ना कि जो युवा आबादी है, वो विशेषकर अपने घर से काम के लिए बड़े शहरों में चली जाती है। पीछे जो बूढ़े माँ-बाप रह जाते हैं, तो कहीं न कहीं लॉकडाउन के दौरान फिर उनका एक देखने को मिला और एक हमारा सामाजिक ताना-बाना, फिर से लोग एक-दूसरे के साथ बैठने लगे। साथ में बैठ के कुछ गेम खेल रहे हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल गेम है, वो खेल रहे हैं। तो ये क्या बता रहा है? ये पारिवारिक संबंध को तो बता रहा है ना, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप थोड़ी-सी प्रैक्टिकल समझ के साथ इसको लिखोगे ना, तो इसमें आपके पास अपॉर्च्युनिटी है अच्छे से लिखने की। और ये कोई किताब आपको नहीं सिखा सकती, ये खुद आपका एक प्रैक्टिकल अनुभव आपको बता सकता है। जो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा पॉजिटिव, नेगेटिव वो इसमें बता दो। ठीक है। आगे है कि उपभोक्ता संस्कृति के विशेष परिप्रेक्ष्य में नव मध्य वर्ग के उभार से टियर 2 शहरों का विकास किस तरह से संबंधित है? देखो टियर 5 शहर में तो ज़्यादा जो बड़े शहर आते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई वगैरह ये आते हैं। ये एक तरह से आप कह सकते हो पॉपुलेशन के हिसाब से इनको डिसाइड किया गया है। कई जगह टियर 2 की जो परिभाषा है कि 50,000 से अधिक या 50,000 से लेकर 1 लाख तक जनसंख्या टियर 2 शहर में आते हैं मतलब। लेकिन आप ये मान सकते हो कि जो बड़े वाले शहर हैं, उनके बाद में जो शहर आते हैं जैसे जैसे जयपुर है, जो राजधानी शहर है उनको आप शामिल कर सकते हो। ठीक है? तो इनमें ये कह रहा है कि उपभोक्तावादी संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में, तो इनमें ये देखने को मिल रहा है कि जैसे आजकल जो एग्ज़ाम्पल हम देख रहे हैं इसमें कि नए-नए रोज़गार अच्छे उसमें डेवलप हो रहे हैं, चाहे टेक्नोलॉजी को लेकर अच्छी इनकम भी इनके पास आ रही है। ऑनलाइन जो आजकल इनकम बढ़ी है, ऑनलाइन कार्यों से उनकी स्किल से इनकी इनकम बढ़ी है। तो रियल एस्टेट आप कह सकते हो कि रियल एस्टेट का एक तो बूम आया है इसमें। इसके अलावा भी उनका और क्या है, उनका जो कंज़म्पशन स्टाइल है वो कैसा है, वो आपको इसमें बताना चाहिए। ठीक है? एक कुछ अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल आ जाएँगे आपको जैसे रियल सेक्टर में, यानी उनके पास जल्दी से वो कि अपना घर लेना चाहते हैं या फ्लैट में निवेश करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से उस शहर का कितना डेवलपमेंट होगा, कितना निवेश युवा आबादी उसमें कर रही है, कैसे उसके शहर की ग्रोथ होगी, उनकी जो परिवहन की स्टाइल है, खुद की गाड़ी होगी उनके पास या वो मेट्रो से जाना पसंद करते हैं। तो ये चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जिनको आपको सोशियोलॉजी से जोड़ के क्वेश्चन आते हैं, उनमें बताना चाहिए आपको। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के जनजातीय समुदायों की विविधता को देखते हुए किसी विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी में माना जाना चाहिए? जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आप इसमें कौन-सा स्टैंड लेते हो? कि आपको क्या उनको एकल श्रेणी में रखना है या नहीं रखना? तो रखना हो तो जैसे आप जैसे इसमें मान सकते हैं कि यदि उनको विशिष्ट संदर्भ के अंदर रखें हम, किसी एकल श्रेणी में रखें, तो क्या आपके पास पॉइंट होने चाहिए? जैसे उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी जो विशिष्ट संस्कृति होती है उसके आधार पर, या उनके जो शारीरिक लक्षण होते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके आधार पर क्या उनको हम विशिष्ट श्रेणी में रख सकते हैं या एकल श्रेणी में रख सकते हैं, तो इसके आधार पर आपको बताना चाहिए। और ये भी मतलब थोड़ा-सा का वो ये सोशियोलॉजी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको थोड़ा गहराई वाली चीज़ें चाहिए होगी, है ना? तो इन पे हम काफ़ी अच्छा काम करेंगे आने वाले वक़्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन आया है कि ये हमारा एक टॉपिक है आज़ादी के बाद भारत में जो एकीकरण की बात है, वहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। और राज्यों एवं प्रदेशों का राजनीतिक प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही एक प्रक्रिया है। तो ये तो वही है कि हमारा जो अभी तक मतलब हम मान रहे हैं कि जो राज्यों का पुनर्गठन हो रहा है, अलग-अलग राज्य
केंद्र शासित प्रदेश, उनका जो पुनर्गठन की बात चल रही है, उसको लेकर आप इस पर लिख सकते हो। और ये आज़ादी के बाद भारत वाला जो टॉपिक है, एक टॉपिक होता है और इससे हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। अच्छा, आपने इसमें एक नोटिस किया होगा, विश्व इतिहास के क्वेश्चन नहीं आए हैं। यूपीएससी कई साल से यही कर रहा है कि विश्व इतिहास के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। कभी पूछता है तो 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसको स्किप नहीं करना। अगली बार हो सकता है 3 क्वेश्चन वहाँ से पूछ ले, तो उसको भी देखना है आपको, है ना? बाकी तो वो सेम पैटर्न है हर बार जो हम करते हैं कि ज्योग्राफी के 100 नंबर, अ, हिस्ट्री के 50 के आसपास और सोसाइटी के 80 से 100 कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी हम देख लेंगे अभी। ठीक है, पूरे क्वेश्चनों के बाद देख लेंगे कितने क्वेश्चन कहाँ से आए। और अगला जो क्वेश्चन है कि आर्ट एंड कल्चर का है, भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल का योगदान। अब भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल का इनका बहुत बड़ा योगदान आप बता सकते हो। आपको यदि उनकी मंदिर जो स्थापत्य कला है गुप्त काल से शुरू होती है, वो बता सकते हो। और इसके अलावा उनकी संस्कृति से मूर्ति कला वगैरह उनको देख के भी आप बता सकते हो। परंपरा और संस्कृति में चोल काल के भी बहुत सारे ऐसे हमें देखने को मिलते हैं। जो भी हमारी संस्कृति है उसको लेकर आप बता सकते हो। ये प्री में हम पढ़ते हैं, वो फैक्चुअल चीज़ें आप इसमें बता सकते हो। इस बार थोड़े-से ये देखने को मिला है कि फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है? तो ये आर्ट एंड कल्चर के 2 क्वेश्चन इस प्रकार देखने को मिले हैं, तो आर्ट एंड कल्चर 25 नंबर का आ गया इस बार, ठीक है? तो ये ज़रूरी था आपके लिए कि आप इनको भी देखो। इसके अलावा ये भी आर्ट एंड कल्चर का एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय मिथ कला और वास्तुकला में सिंह और वृषभ की आकृतियों का महत्व है। ये क्वेश्चन करंट अफेयर से आया है। आर्ट एंड कल्चर और प्लस करंट अफेयर से आया है, क्योंकि आप जानते हो अशोक स्तंभ चर्चा में रहा था। उसको लेकर काफ़ी न्यूज़पेपर में चीज़ें आई थी इसको लेकर। उसमें सिंह और वृषभ को भी दिखाया गया था, सिंह का क्या महत्व है और वृषभ का क्या महत्व है। तो ये भी आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये हमेशा मैं कहता हूँ कि करंट अफेयर एनसीईआरटी किताबें, बेसिक एनसीईआरटी किताबें प्लस करंट अफेयर को आप सही ढंग से करते हो, तो आपका मेंस का काफ़ी हद तक काम बन जाता है। और वो दिख रहा भी है इसमें देख के। जैसे अगला जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, ये अच्छा क्वेश्चन है कि समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली कौन सी शक्ति है? अब समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाली बहुत सारी शक्तियाँ हैं। जैसे सबसे बड़ी तो है पवन, यानी पवन की स्पीड कैसी होगी? धरातल कैसा होगा? जो तट है उनका आकार कैसा होगा? ठीक है, ये कई कारण है। जो सागरीय धरातल ऊपर या नीचे उसमें भी प्रभाव पड़ता है। जो सागर के अंदर कटक या पहाड़ियाँ आती है, उनका भी बड़ा इसमें रोल होता है। तो ये बहुत सारे कारक होते हैं प्रभावित करने वाले कारक। इसके अलावा विश्व के मत्स्य उद्योग में इनके योगदान का वर्णन कीजिए। ये बहुत आसान है, इसमें आप एक वर्ल्ड का मैप बनाते हैं ना, बढ़िया रहता। वर्ल्ड का मैप बना के करते, जैसे यहाँ पे उत्तरी अमेरिका जैसे हम दिखा सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर वाला है, 15 मार्क्स का है, इसमें अच्छे मार्क्स आप खींच सकते हो अच्छे से। जैसे ये हमें पता है कि ये दक्षिणी अमेरिका है और ऊपर उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका है और यहाँ यूरोप है। तो आप इसमें ये मैप में ये बना सकते हो, जैसे आपको ये पता है यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड द्वीप है उत्तरी अमेरिका का, और वहाँ पे नीचे से मतलब गर्म जलधारा ऊपर से ठंडी जलधारा जब आपस में मिलती है, ठीक है, वहाँ पे जो प्लैंकटन की मात्रा ज़्यादा होती है तो वहाँ मत्स्य ज़्यादा पाई जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा बैंक, ग्रांड बैंक ऐसा कुछ, ट्रंक बैंक कुछ बोलते हैं। इसी प्रकार ऊपर वाले इस रीजन में भी मतलब सर्वाधिक जो मछलियाँ पाई जाएगी, ठीक है, नीचे भी ऐसा फाकलैंड द्वीप के आसपास जो ठंडी और गर्म जलधाराएँ जहाँ मिलती है, वहाँ पे मत्स्य उद्योग ज़्यादा पाया जाएगा। तो ये आप ये एग्ज़ाम्पल देके प्लस मैप बनाना चाहिए इसमें, बिना मैप के इसमें अच्छे मार्क्स नहीं आएँगे आपके। अच्छे एग्ज़ाम्पल देके आप बताते, तो मत्स्य उद्योग वाला आसानी से आपको कर सकते थे। और ये तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब जहाँ पे ठंडी जलधाराएँ, ठंडी और गर्म जलधाराएँ आपस में मिलती है, वहाँ पे मतलब मत्स्य उद्योग सर्वाधिक पाया जाता है। और विश्व का जो सबसे बड़ा मत्स्य उद्योग आप जानते हो ऊपर की तरफ, न्यू फाउंडलैंड द्वीप, इधर मतलब ब्रिटिश द्वीप समूह के आसपास, इधर आप प्रशांत महासागर में जब आओगे ऊपर, जो जापान के आसपास जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है, वहाँ पे आप मैप में चिन्हित कर सकते हो इनको और बता भी सकते हो। इसके अलावा जैसे रबड़ उद्योग है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है रबड़ उद्योग देशों का वितरण का वर्णन करना। इसमें भी आप एक वर्ल्ड का मैप बना के विशेषकर दिखा देते कि कहाँ पे सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता है, विशेषकर जो अपना दक्षिण पूर्वी एशिया है ना, आप इसमें भी अच्छे से मैप बना सकते थे यहाँ पे कि दक्षिण पूर्वी एशिया, जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया, थाईलैंड, यहाँ पे ये बता सकते थे आप कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब रबड़ की खेती होती है। और रबड़ की खेती कैसे होती है, क्योंकि जो उपनिवेशवादी ताकतें आई थी उन्होंने यहाँ पे रबड़ की खेती आरंभ की थी। तो ये आप वितरण उनका बता सकते हो, और भी आपको पता हो रबड़ के वितरण का और भी बता सकते हो, लेकिन सर्वाधिक यहाँ पे उत्पादन के मामले में दक्षिण पूर्वी एशिया काफ़ी आगे। इसके अलावा जैसे इसमें क्या पर्यावरणीय मुद्दे, अब रबड़ को लेकर काफ़ी पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं कि जो रबड़ की इंडस्ट्री होती है, ठीक है, जैसे आप जानते हो कि वहाँ से क्या होगा, काफ़ी ऐसे हानिकारक मतलब उनके जो तत्व होते हैं, रसायन होते हैं, वो वाटर में या मिट्टी में या वायु में जा सकते हैं। तो उनको लेकर कई पर्यावरणीय मुद्दे चर्चा में रहते हैं। इसमें एक चीज़ है कि ये करंट अफेयर से जुड़ा है, दोनों चीज़ें इसमें बेसिक ज्योग्राफी रिसोर्सेज सिलेबस में लिखा गया है, जो संसाधन लिखा गया है सिलेबस में, और प्लस करंट अफेयर दोनों चीज़ें आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में
जल संधि और स्थिल संधि। जल संधि का मतलब क्या होता है? जैसे मानो ये जल संधि है, ठीक है, यहाँ से जल है, जल संधि है। जल संधि का मतलब क्या होता है कि दो बड़े सागरों को जोड़ने वाली, जैसे ये कोई जल संधि है। जैसे आपने ये देखा होगा, जल संधि के बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं कि जैसे आपने ये जानबूझ के बनाई गई, जैसे पनामा और स्वेज नहर है, इनको जानबूझ के, मतलब ये कृत्रिम हम इनको बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल हमने जल संधि बना दी जो दो सागरों को आपस में जोड़ती है। और ऐसी बहुत सारी जल संधि है जो दो सागरों को जोड़ती है। और स्थल संधि क्या होती है? जल संधि आपने कई देखा होगा ना, जैसे यदि हम कई सारी जल संधियों की बात करें, जैसे आपने मलक्का जल संधि का नाम सुना होगा। अभी यूक्रेन और रूस के जो युद्ध हो रहे हैं उसमें कितनी जल संधियां वहाँ पे चर्चा में रही थी, कई सागरों को जोड़ने वाली। ठीक है, तो जल संधि आपको पता होनी चाहिए, बहुत सारी जल संधियां, इनका बड़ा रोल होता है, व्यापार में बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो सागर का मतलब आप जानते हो सागर से कितना व्यापार होता है, कितनी जहाजें गुजरती है, कितना विश्व का आयात निर्यात होता है, उसमें जल संधि का रोल होता है। इसके अलावा जैसे स्थल संधि आपने देखा होगा कि जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जो मध्य अमेरिकन देश है, कई देश उसमें स्थल संधि में आते हैं, दो महाद्वीपों को जोड़ती है। बाद में पनामा नहर वहाँ से निकली गई ताकि अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच में ट्रेड हो सके, तो वो भी आप एग्जाम्पल देके बता सकते हो ऐसे। ठीक है, इसके अलावा सौरमंडल की बात करें, सौरमंडल का वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण परत है जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आप चाहो तो एक अच्छे से डायग्राम बना सकते हो। उसमें सौरमंडल है, समता मंडल है, आयन मंडल, इनको आप दिखा सकते हो। और सौरमंडल के अंदर ऐसे बादल वगैरह बना सकते हो, यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक है, ऐसे करके बना सकते हो, थोड़ा सा दिखा सकते हो डायग्राम में। और अब जितनी भी मौसमी प्रक्रियाएं जो होती है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये सोप सीमा है, सोप सीमा के अंदर ही जितने भी होगा क्या बादल बनने की प्रक्रिया होगी, चक्रवात तूफान जो भी आएंगे इसी के अंदर आएंगे। तो ये आप प्रक्रियाओं को बता सकते हो। इसका एक रीजन भी है, इसमें एक डायग्राम और भी अच्छा बनता है। कैसे अच्छा बनता है डायग्राम? एक ज्योग्राफी के हिसाब से बनता है। जैसे इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और ये इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है। यहाँ से क्या होता है कि लो प्रेशर के कारण जो पवन है वो ऊपर की ओर खड़ी होती है, नहीं, लो प्रेशर के कारण जो आदर वाली पवनें होती हैं खड़ी होती है, और ये सोप सीमा होती है। सोप सीमा क्या होता है? एक तरह से आप ये मान सकते हो कि प्रेशर कुकर का ढक्कन होता है, उसी तरह से सोप सीमा होती है। तो सोप सीमा पर जाकर ये क्या होती है, जो जो भी पवनें होती हैं वो दोनों तरफ मुड़ जाती है, और फिर क्या होता है, भारी होकर वो नीचे की ओर बैठती है। ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहता है, फिर नीचे से पवन आती है या वर्षा लेके आती है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ये डायग्राम आपने एनसीईआरटी में देखना है और वहां से आप इसको सीख सकते हो और इसको बता सकते हो डायग्राम के साथ में। ठीक है, बाकी और भी प्रक्रिया इसमें बता सकते हो। इस बार अच्छा है, ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े से फैक्चुअल ज़्यादा आ रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा 18वां क्वेश्चन वही समाज वाला क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में जाति, क्षेत्र, धर्म के समानांतर पंथ की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो इसमें आपको जानना है पंथ क्या होता है और उनकी विशेषताओं को आप बता सकते हो इनके साथ में तुलना करके, थोड़ा सा विवेचना करके। ठीक है, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है। और आगे है कि क्या सहिष्णुता, सम्मिलन और बहुलता मुख्य तत्व हैं जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं? ये आपको तर्क देके समझाना है इसमें। ये भी मतलब सोसाइटी का क्वेश्चन है, आराम से इसको देख सकते हो। लास्ट में एक अच्छा बहुत शानदार क्वेश्चन है कि अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण और नई तकनीक के रिश्ते को भारत के विशेष संदर्भ में बताना है। तो इसमें ये बताना है कि क्या भूमंडलीकरण और जो नई टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से जो संसाधन है उनमें कमी आई है। जैसे आप एग्जाम्पल देके बताओ, जैसे बाहर से जो कंपनी आई है, बहुत सारी कंपनियां भूमंडलीकरण के कारण ही आ पाई है। जैसे हम कोको कोला जो कोल्ड ड्रिंक है, कंपनी का नाम बता सकते हैं कि कंपनी का नाम मत बोलो, लेकिन ऐसा बोल सकते हो कि जो कोल्ड ड्रिंक कंपनी है भारत में आई, भारत में पानी का क्या हुआ, कितना कंजप्शन हुआ है। आप चाहो तो महाराष्ट्र की केस स्टडी देख के बता सकते हो कि वहाँ के जो गांव है उनमें कितना जो भूमि के जल है कितना नुकसान हुआ है उसको। केवल ये तो पानी के संदर्भ में बता रहा हूँ, बाकी अन्य संदर्भ में नदियों को कितना नुकसान हुआ है, गंदे पानी उसमें डाला जा रहा है, इंडस्ट्री में उन्होंने लगाई है, तो पेयजल का संकट आ गया है। वन वन जो संसाधन है उनको कितना नुकसान पहुंचाया गया है, मिट्टी संसाधन है एक, मतलब ऐसे बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल देके आपके पास अपॉर्चुनिटी है जिसको आप विद केस स्टडी के साथ बता सकते हो, क्योंकि बड़े वाला क्वेश्चन है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो क्वेश्चन आए हैं, हम मोटा मोटी इसमें यदि ट्रेंड एनालिसिस करें तो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए वो हम देख सकते हैं। कि जैसे ऊपर से चले तो आर्ट एंड कल्चर का हमने देखा, एक बड़ा क्वेश्चन एक छोटा, यानी 25 मार्क्स के आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आए। और आधुनिक भारत में हम देखें तो आधुनिक भारत के जो क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे 20 मार्क्स के आए। यानी इनके लिए कोई मोटी किताब या ऐसी कुछ कोचिंग नोट्स पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, और कोचिंगों का ये लेवल ही नहीं है कि ये चीज़ें पढ़ा पाएंगे, मतलब सीधी सी बात है। आप समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि किताबों से आराम से, एनसीईआरटी किताबों से हो रहे हैं, तो आप बार बार इनको पढ़ोगे तो आपका काम बन जाएगा। और फिर ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? ज्योग्राफी के ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। जैसे एक बार हम देख लेते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन काउंट करें तो 10 20 30 40
और ज्योग्राफी का हमेशा लगभग को 100 देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे भी वही बात है कि यहाँ पे भी ठीक है 30। ठीक है, अब की बार थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कि 115 के आसपास, यानी 100 प्लस मार्क्स ज्योग्राफी के हैं। और बाकी जैसे वही बात है कि जो शेष बचे मतलब 70-80-100 तक क्या होगा आपकी सोसाइटी के क्वेश्चन है। तो इस पे फोकस करने वाली बात क्या है, जब आप प्री पढ़ते हो ना, तो प्री के समय आपको क्या पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर और आधुनिक भारत पढ़ना है, और ज्योग्राफी भी प्री के समय आ जाएगी। और मेंस के लिए आपका बचा सोसाइटी, तो सोसाइटी की आप मेंस के समय उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो, क्योंकि सोसाइटी से मेंस में क्वेश्चन, प्री में क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इस प्रकार आपका ये रहना चाहिए ट्रेंड। और मैंने पहले ही बताया कि ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से हैं, एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर, दोनों को जोड़ के पढ़ लोगे आपका काम बन जाएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। कमेंट करके बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्या इससे कुछ आपको फायदा मिला है, जरूर बताना कमेंट करके। या किसी क्वेश्चन को लेकर भी आप कमेंट करते हो, आपके पास कोई अच्छा आंसर है तो बिल्कुल कमेंट करना। धन्यवाद।